ट्वेल्थ आरबीएससी आपका टॉपिक था प्लेन। अभी तक हमने जो पढ़ा था 3D के अंदर, ये 3D के अंदर ही टॉपिक है सारा कुछ। और अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था, हमने नॉर्मल 3D पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था इसके अंदर जो अपना क्या नाम है, स्ट्रेट लाइन है वो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अंदर उसका काटते रूप सदिश रूप पढ़ा था। ठीक है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। काटते रूप था और सदिश रूप था आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर, जहां पर बी वेक्टर क्या है, समांतर है, उसके दिगनुपात है, और ए वेक्टर क्या है, जिस पॉइंट से वो गुजर रहे हैं। तो अभी हमारे पास टॉपिक है समतल। क्या है टॉपिक? समतल। ठीक है, तो समतल का व्यापक समीकरण बता देता हूं मैं आपको सबसे पहले, उसके बाद आगे की बात करेंगे। समतल का व्यापक समीकरण होता है अपने पास में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, जहां ए बी सी दिक्-अनुपात है। क्या है? दिक्-अनुपात है अभिलंब के। किसके? अभिलंब के दिक्-अनुपात है, उसके दिक्-अनुपात नहीं है, अभिलंब के दिक्-अनुपात है। कौन? ए बी और सी किसके दिक्-अनुपात है? अभिलंब के दिक्-अनुपात है। ये है समतल का व्यापक समीकरण। समतल का समीकरण हम इस टाइप से जानते हैं। देखो, आपने अगर लाइन एक 2D के अंदर अपने पढ़ा था तो लाइन का समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पढ़ा था हमने। ठीक है, यहां पर इसके अंदर एक तीसरा डायमेंशन और आ गया, डी डायमेंशन। कौन सा डायमेंशन और आ गया? डी डायमेंशन आ गया। देखो, ये एक तरीके से क्या हो गया, मान लो एक समतल हो गया, एक तरीके से मेरा क्या हो गया, समतल हो गया। ठीक है, इस समतल की समीकरण है जहां पर ये ए बी सी, इसके लंबवत जो अभिलंब होता है, अभिलंब हमेशा क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, जैसे कि ये तल है तो इसका अभिलंब होगा, इसके जो लंबवत होगा उसे हम क्या बोलेंगे? अभिलंब। ठीक है, तो अभिलंब है, इसको हम बोलेंगे, इस समतल के जो लंबवत होगा उसे हम क्या बोलेंगे? अभिलंब। क्या बोलेंगे उसको? हम अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉर्मल, हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, तो अभिलंब क्या होता है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज चलेगी अभिलंब, जैसे उसके अंदर चली थी। अब यहाँ पर समतल की बात करेंगे अगर अपन, तो एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण लिखेंगे हम। एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले, इसमें भी देखो वही चीज है। देखो, अगर आपने एक बार सरल रेखा पढ़ ली ना, बाकी सारी चीज वैसी चलेगी। जैसे उसके अंदर था, एक बिंदु से गुजरने वाला था तो एक बिंदु से किया था, फिर मैंने उसका सदिश रूप किया था, फिर उसका काटते रूप किया था। उसके बाद में दो बिंदु से गुजरने वाला किया था तो दो बिंदु की सदिश रूप भी किया था और दो बिंदु का काटते रूप भी हमने किया था। इसके बाद में दो समतलों के बीच में कोण ज्ञात करेंगे हम। उसके बाद में व्यापक रूप से समतल का समीकरण निकालेंगे और फिर जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उस तरीके से करेंगे। तो एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण। देखो भाई, इसके कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको अच्छे से। कॉन्सेप्ट क्या है उसमें, आपको याद होगा कि एक, जैसे कि ये है समतल के ऊपर कोई पॉइंट है, ए वेक्टर, ए वेक्टर से गुजरने वाला समतल है ये आर आर वेक्टर। ए वेक्टर से गुजरने वाला कोई समतल है आर आर वेक्टर, और ये जो एन कैप है ये इसके क्या है, लंबवत। ये क्या है, एन कैप। आपने सदिश गुणनफल के अंदर मैंने बताया था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आया था, ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप क्या था, इस एन कैप क्या था, इसके लंबवत। एन कैप क्या था, इसके लंबवत जो निकल के आया था वो था मेरा एन कैप था। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, उसमें तो देखो आपको याद आएगा, सरल रेखा के अंदर क्या किया था मैंने, ऐसे था और ये इसके समांतर था। फिर मैंने इन दोनों में समांतर की शर्त लगाई थी, ये बी वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, ये आर वेक्टर था, ऐसे था। और फिर मैंने कौन सी शर्त लगाई थी, मैंने शर्त लगाई थी ए आर वेक्टर समांतर है बी वेक्टर के, वो लगाई थी इसमें। लेकिन ये वही शर्त लगेगी, लेकिन ये इसकी क्या है, लंबवत है। ये इसकी क्या है, लंबवत है। कैसा है ये, इसके लंबवत है। तो इसी शर्त लगेगी आपके इसके अंदर, ए वेक्टर ए आर वेक्टर लंबवत किसके हो जाएगा, एन कैप के। किसके लंबवत हो जाएगा ये, एन वेक्टर के। किसके लंबवत हो जाएगा, यहाँ पे एन कैप नहीं होगा, ये अभिलंब सदिश है भाई, ये अभिलंब सदिश है, इसीलिए यहाँ एन वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन वेक्टर के लंबवत। और आपको मैंने बताया, इसकी मैं बात करूं, ये क्या हो जाएगा, ये सदिश क्या हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर लंबवत हो जाएगा एन वेक्टर के। ठीक है, मैंने बताया लंबवत की शर्त क्या थी, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा r वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 बराबर क्या हो जाएगा, ये 0। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो r वेक्टर एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर एन वेक्टर बराबर 0।
यहां से निकल के आएगा आर वेक्टर एन वेक्टर बराबर ए वेक्टर एन वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होगा, निकल के आएगा। ठीक है, और इस ए वेक्टर एन वेक्टर को मैं क्या कर रहा हूं, डी बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, ए वेक्टर एन वेक्टर को क्या बोल रहा हूं मैं, यहां लिख लेते हैं आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी। इस डी का मतलब है, डी का मतलब है ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, डी का मतलब है ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ये सदिश रूप है भाई। कौन सा रूप बता रहा हूं मैं आपको, सदिश रूप। कौन सा रूप बता रहा हूं मैं आपको, सदिश रूप। ठीक है, तो ये सदिश रूप है। इसमें मैं आपको बताया ए वेक्टर एन वेक्टर, ये समतल के समीकरण का अदिश गुणनफल, समतल के समीकरण का अदिश गुणनफल रूप है। देखो वैसे समतल का समीकरण होता है ये वाला, देखो ये होता है वैसे समतल का समीकरण। ठीक है, ये होता है वैसे समतल का समीकरण, और ये समतल के समीकरण कौन सा है, समतल के समीकरण का अदिश गुणनफल रूप है। कौन सा रूप है ये, अदिश गुणनफल रूप है। देखो मैं वापस समझा देता हूं, क्या था, एक बिंदु से गुजरने वाले यानी कि ए वेक्टर से गुजरने वाले समतल का समीकरण, ए वेक्टर से गुजरने वाले समतल का समीकरण, इसके लिए मैंने क्या किया, इसमें एक लंबवत सदिश ले लिया एन वेक्टर, अभिलंब सदिश इसको बोलते हैं। तो देखो ये है, ये तो ऐसे है और ये एन वेक्टर ऐसे है, तो इस समतल और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हुए, लंबवत हुए तो लंबवत क्या लग जाएगी, इसमें शर्त लग जाएगी, मैंने आपको बताया था उसके अंदर। और लंबवत की शर्त क्या हो जाएगी, ए आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर 0, और ए आर वेक्टर का मतलब आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर एन वेक्टर। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0, ये हो जाएगा समतल का समीकरण। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये बन गया मेरे पास में आर वेक्टर एन वेक्टर बराबर डी वेक्टर, आर वेक्टर एन वेक्टर बराबर डी। ठीक है, ये देखो दोनों का अदिश गुणनफल हो रहा है। कैसा गुणनफल हो रहा है, आर और एन का अदिश हो रहा है, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, समतल के समीकरण का अदिश गुणनफल रूप। यूज हम ये वाला करेंगे ज्यादातर। ठीक है, और ये भी अपना एक समीकरण हो गया। कौन सा समीकरण हो गया, अदिश गुणनफल रूप हो गया भाई अपना। अब इसको काटते रूप में और बताऊंगा मैं आपको कि काटते रूप में कैसे करेंगे। काटते रूप में सेम ही ये सारी बातें होंगी अपनी। ठीक है, मैं सदिश का समीकरण लिख देता हूं एक बार के लिए, सदिश रूप लिख देता हूं। सदिश रूप क्या हो जाएगा अपने पास में, आर वेक्टर एन वेक्टर बराबर डी, या फिर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर 0। अब यह है कार्त्य रूप। कौन सा रूप बता रहा हूं मैं, कार्त्य रूप। कार्त्य रूप में लिख लेना, कोई किसी बिंदु से गुजरना है हमें, तो बिंदु ए मान लो आप, बिंदु ए x1 y1 z1, z1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण, ए से गुजरने वाले समतल का समीकरण जिसमें लंबवत भी होना चाहिए भी अपने पास में, समतल का समीकरण जिसके अभिलंब के दिक्अनुपात, जिसके ये देखो ये अभिलंब है, इसके दिक्अनुपात ले लेता हूं मैं, जिसके अभिलंब के दिक्अनुपात A1 B1 और C1 है। तो ठीक है, अब देखो ये मेरे पास में हो गया अब A x1 y1 z1, और ये पॉइंट इसके दिक्अनुपात हो गए A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर, इसके दिक्अनुपात हो गए A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर। आप दिक्अनुपात वाले टॉपिक में जो मैंने त्रिविम में उसके अंदर बताया था आपको, तो उसके अंदर मैंने बताया था अगर लंबवत हो दिक्अनुपात क्या होंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसके दिक्अनुपात देखो, इसका एक R पॉइंट निकाल लो आप, x y और z, तो AR के दिक्अनुपात क्या हो जाएंगे, AR के दिक्अनुपात क्या हो जाएंगे अपने पास में, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। और अभिलंब के दिक्अनुपात, अभिलंब के दिक अनुपात मेरे को पता ही है क्या दे रखे हैं मेरे को, a b और c। ठीक है, अगर इनके दिक्अनुपात ये हैं तो दिक्अनुपात की क्या कंडीशन होती है, x माइनस x1, ये क्या हो जाएंगे दोनों, AR जो है वो लंबवत है n वेक्टर के। अगर ये दोनों लंबवत है तो लंबवत की क्या लगा देंगे अपन, शर्त लगा देंगे इसके अंदर, AB जो वेक्टर है, B वेक्टर मान लो इसको, AB वेक्टर है वो इसके क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, AB वेक्टर n वेक्टर के क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा।
तो लंबवत की शर्त क्या होगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, यानी कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0, c1 c2 बराबर क्या हो गया 0। ये कौन सा रूप हो गया आपका, कार्तीय रूप। ये कौन सा रूप हो गया, कार्तीय रूप। आप देखो वापस जाओ, समांतर की शर्त मैंने क्या बताई थी, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। वहां से तो रेखा की समीकरण आई थी, ठीक है। और लंबवत की क्या बताई थी, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0, या फिर l1 l2 m1 m2 प्लस n1 n2 बराबर 0। ये आई कहां से थी, cos थीटा बराबर क्या आया था, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडरूट में ये और अंडरूट में ये चला था। अगर ये लंबवत होएगा तो ये 0 हो जाएगी वैल्यू, तो ये खत्म हो जाएगा। और अगर समांतर होएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। उस तरीके से हमने समीकरण निकालनी सीखी थी। तो ये सदिश रूप और कार्तीय रूप दोनों हो गए। देखो ये तो हो गया अपना सदिश रूप, r वेक्टर n वेक्टर d वेक्टर या फिर r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n के वेक्टर, और ये हो गया कार्तीय रूप a x माइनस x1 b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर 0। ये क्या हो गया इसका कार्तीय रूप। क्वेश्चन करेंगे ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले अपन इसका अभिलंब और अंतःखंड रूप देख लेंगे। एक इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी को क्वेश्चन मिल जाता है। चलो इसका अभिलंब रूप कर लेते हैं, समतल का अंतःखंड रूप। ये मिटा देते हैं। अब समतल का कौन सा रूप करेंगे अपन, अंतःखंड रूप। अब यहाँ पे थोड़ी सी 2D काम आती है, 2D के अंदर हमने किया था वही वाली चीज काम आएगी इसके अंदर। देखो भाई मैं एक बार लिख लेता हूँ, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, सदिश रूप पढ़ा है अपने, r वेक्टर n वेक्टर बराबर d वेक्टर। कार्तीय रूप पढ़ा है मैंने, कार्तीय रूप पढ़ा है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर 0। ये कौन सा रूप पढ़ा है मैंने, इसका कार्तीय रूप पढ़ा है, ठीक है। अब मैं इसका बता रहा हूं अंतःखंड रूप। कौन सा रूप, अंतःखंड रूप। ये होता क्या है देखो बता देता हूं अच्छे से। ये अपने पास एक फ्रेम है भाई, फ्रेम का मतलब ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ठीक है। तो इसका अंतःखंड रूप का मतलब होता है इसके अंदर कोई समीकरण होती है, ठीक है। अंतःखंड रूप का मतलब होता है कि वो x अक्ष और y अक्ष और z अक्ष पे कितने कितने अंतःखंड काट रहा है, कितने यानी कि कितना कितना किस पॉइंट पे काट रहा है भाई। तो देखो इस पॉइंट पे ये समतल है, ये ऐसे है, ये ऐसे थे, समझो इस बात को, ये ऐसे है और यहाँ पर मैंने कोई एक पृष्ठ पटक दिया इसके ऊपर, ये पृष्ठ पटक दिया जो इन तीनों के ऊपर है, जो इन तीनों के ऊपर। जैसे कि आपके घर में कोना है, कोने के ऊपर आप अपना ऐसा करो एक टीन की शीट पकड़ दो, तो वो एक्स अक्ष के ऊपर भी होगी, ठीक है। वो ऐसे पटक दी मैंने तो वो एक्स अक्ष के ऊपर भी होगी, वाई एक्स के ऊपर भी होगी और जेड एक्स के ऊपर भी स्थित होगी। तो वो जो एक्स अक्ष वाई एक्स और जेड एक्स पे जो पॉइंट काटेगा ना, उसे हम बोलते हैं अंतःखंड रूप, उसे हम क्या बोलते हैं, समतल का अंतःखंड रूप। तो देखो जैसे अगर मैं ए की बात करूं तो ये हो जाएगा a 0 0, अच्छे से जानते हो, ये हो जाएगा 0 b 0 और ये हो जाएगा 0 0 c। यानी कि ये जो दूरी है वो है a, ये जो दूरी है वो कितनी है b, और ये जो दूरी है वो कितनी है c। कितनी कितनी अंतःखंड काट रहा है वो a b और c, तीनों अक्षों पर कितना कितना अंतःखंड काट रहा है a b और c। तो अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, x अपॉन a। x अपॉन a का मतलब है वो x अक्ष पे a दूरी का अंतःखंड काट रहा है। कितनी दूरी का अंतःखंड काट रहा है, a दूरी का। दूसरा हो जाएगा y अपॉन b प्लस तीसरा हो जाएगा z अपॉन c बराबर 1। ये हो गया आपका अंतःखंड रूप। ये कौन सा रूप हो गया आपका, अंतःखंड रूप। यानी कि x के नीचे जो आएगा वो इसका x अंतःखंड है, यानी कि x अक्ष पे कितना अंतःखंड काट रहा है। y के नीचे जो आएगा वो उसका y अंतःखंड है, यानी कि y पर कितना काट रहा है। और z के नीचे जो आएगा वो z अंतःखंड है, यानी z पर वो कितना काट रहा है, ठीक है। और x, y और z के कोफिशिएंट कितने होने चाहिए, 1, यानी कि गुणांक कितना होना चाहिए इनका, 1 1 होना चाहिए भाई, ठीक है। ये इसका अंतःखंड रूप हो गया। इसके अंदर छोटी सी ऑलरेडी है वो बता देता हूँ आपको, छोटी सी चीज है बस समझने वाली चीज है कि लिख लो एक तरीके से, क्वेश्चन बना के लिख लो आप उसको एक तरीके से। क्वेश्चन क्या है कि एक समतल निर्देशीय अक्षों को ए बी सी पर इस प्रकार काट मिलता है। एक समतल निर्देशीय अक्षों को, क्वेश्चन लिख लो, एक समतल निर्देशीय अक्षों को ए बी सी पर इस प्रकार मिलता है। एक समतल निर्देशीय अक्षों को, एक समतल निर्देशीय अक्षों को ए बी सी पर इस प्रकार मिलता है, ए बी सी पर इस प्रकार मिलता है कि त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक
त्रिभुज एबीसी का केंद्र, देखो इसी को ले लेता हूं मैं, ये त्रिभुज हो गया ए बी सी। क्वेश्चन वापस शुरू से ले लेते हैं अपन कि भी अपने पास क्या था कि एक समतल निर्देशीय अक्षों को ए बी सी पर काटता है। निर्देशीय अक्षों को किस किस पे काटता है? ए पर, बी पर और सी पर काटता है। इस प्रकार से काटता है कि त्रिभुज एबीसी का केंद्र पी क्यू आर है। ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, इस त्रिभुज का केंद्र कितना है? पी क्यू आर। कितना है? पी क्यू आर। त्रिभुज का केंद्र देख दिया हुआ है मेरे को, पी क्यू आर। त्रिभुज का केंद्र पी क्यू आर है, तो समतल का समीकरण बताओ। तो समतल का समीकरण बताओ। अब देखो इसको वापस बना लेते हैं अपन थोड़ा तरीके से। यही चीज बनाएंगे अपन फिर से। ध्यान से देखो भाई क्या कर रहे हैं। ये एक निर्देशीय अक्ष है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक समतल निर्देशीय अक्ष, ये हो गए मेरे निर्देशीय अक्ष भाई, एक्स वाई जेड। एक समतल निर्देशीय अक्ष पर इस प्रकार से है कि वो इसके ऊपर एक त्रिभुज बना रहा है। क्या बना रहा है? वो इसके ऊपर त्रिभुज बना रहा है और वो अक्षों को एबीसी पर काट रहा है, यानी कि ए बी सी पर काट रहा है। ए बी सी के जो निर्देशांक हैं उस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि ए बी सी के इसके निर्देशांक क्या है, इसका निर्देशांक क्या है, इसका निर्देशांक क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इसका निर्देशांक तो एक्स 0 होगा। मुझे पता है इसका निर्देशांक कितना होगा, 0 y 0 होगा और इसका निर्देशांक होगा 0 0 z। मुझे एक्स वाई जेड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इस त्रिभुज के केंद्रक जो है वो क्या है? पी क्यू आर। तो त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है? केंद्र एक्स केंद्रक क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, यही तो होता है केंद्रक। तो यहां से x निर्देशांक क्या निकलेगा? x प्लस 0 बाई 3। तो x निर्देशांक क्या आ जाएगा मेरे पास में? जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा? x बाई 3। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? x बाई 3, यानी कि कोऑर्डिनेट कितना आ गया? x बाई 3, 0 और 0। इसी प्रकार ये निकल जाएगा 0 y बाई 3 और 0, और ये कितना निकल जाएगा? 0 0 z बाई 3। अब चूंकि ये अंतःखंडों का रूप दिख रहा है मुझे क्वेश्चन से, तो मुझे पूछा है इसने समतल का समीकरण। तो मैं इसमें समतल के समीकरण को कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? अंतःखंड रूप। कौन सा लगाऊंगा मैं? अंतःखंड रूप। क्यों? क्योंकि मेरे को अंतःखंड मिल गए। तो अंतःखंड रूप क्या हो जाएगा? अंतःखंड रूप होता है x अपॉन ए, y अपॉन बी, z अपॉन सी बराबर 1। ये तो होता है अंतःखंड, जहां ए बी सी का मतलब है कि वो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष पर कितना काट रहा है। तो देखो यहां पर कितना काट रहा है? ये 1/3। कितना काट रहा है ये? 1/3। x पे कितना काट रहा है ये? 1/3। x हो जाएगा 1/3 प्लस y हो जाएगा 1/3 प्लस z हो जाएगा 1/3 बराबर 1, यानी कि हो जाएगा 3x 3y 3z बराबर 1। यहां से कितना निकल के आएगा? x प्लस वाई प्लस z बराबर 1/3। x प्लस z, अच्छा पी क्यू आर में दिया, सॉरी थोड़ा सा वापस ले लेते हैं अपन इसको। मैंने तो एक्स वाई जेड में ले लिया। ये हो जाएगा p बाई 3 0 और 0, ये हो जाएगा 0 q बाई 3 और 0, और ये हो जाएगा 0 0 और z r बाई 3। यही तो हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था? x अपॉन ए, y अपॉन बी, z अपॉन सी बराबर 1। x अपॉन ये कितना हो जाएगा? p बाई 3, y बराबर q बाई 3 और z बराबर r बाई 3 बराबर 1। तो ये हो जाएगा x अपॉन p, y अपॉन q, z अपॉन r बराबर 1/3 बराबर क्या आ जाएगा? 1/3। ये हो जाएगा इसका समीकरण। क्यों? और ये पी क्यू आर क्या है? पी क्यू आर इसके केंद्रक के निर्देशांक है। पी क्यू आर क्या थे? केंद्रक के निर्देशांक। मैं वहीं पे करना भूल गया था। क्या करना चाहिए था मेरे को? p बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ठीक है भाई, वहीं से करना चाहिए था मेरे को। p बराबर क्या रखा है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3। अरे हाँ, फिर तो पूरा ही गलत कर दिया अपन ने। p बराबर क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3/3। यहां से हो जाएगा 3p बराबर x1 प्लस 0 प्लस 0, यानी कि x1 कितना आ गया? 3p। y1 कितना आ जाएगा? y1 आ जाएगा 3q और z1 आ जाएगा 3r। तो हो जाएगा x अपॉन 3p, y अपॉन 3q, z अपॉन 3r बराबर 1। देखो बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी अपन ने इसके अंदर, लेकिन अपन कॉन्सेप्ट से नहीं चले थे। अब कॉन्सेप्ट से समझना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा x अपॉन p, y अपॉन q, z अपॉन r बराबर, ये हो जाएगा इसका सही कॉन्सेप्ट।
स्टार्टिंग में अपन भटक गए थे, क्यों? क्योंकि अपन ने पी क्यू आर को तो कुछ समझा ही नहीं, अपन ने समझ लिया यूं ही दिया है, पी क्यू आर का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो वो अपना भटकने का रीजन था अपना, ठीक है। लास्ट में लेकिन अपन को याद आया कि जो पी क्यू आर दे रखे हैं इसको तो यूज किया ही नहीं अपन ने, तो फिर अपन ने क्या किया, पी क्यू आर को क्या किया, यूज किया भाई इसके अंदर, ठीक है। तो एक तरीके से इसको पोलरिटी मान लो, एक तरीके से इसको, ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछता है भाई कई बार, ठीक है, तो इसलिए मान लेना। अब इसके अंदर छोटा सा और एक दिया हुआ है क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा स्टार लगा लो आप इसके अंदर ही, चतुष्फलक का आयतन, ये वेक्टर के अंदर भी क्वेश्चन पूछा था भाई किसी ने कि चतुष्फलक का आयतन, याद रखना चतुष्फलक का आयतन, एक चतुष्फलक दिया हुआ है आपको, चतुष्फलक जानते हो ना अच्छे से, चतुष्फलक का आयतन वो होता है 1/6 ए बी बी सी और सी ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर और ए डी वेक्टर। ये देखो मैं बना देता हूं एक बार इसको, ये हो गया मेरा चतुष्फलक ए बी सी और डी, ये हो गया ए बी ए सी और ए डी, समझ में आई बात? तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर। ये क्रम का याद रखना कि यहां से लिया है तो इससे रिलेटेड 1 2 और 3, ठीक है। अगर यहां से लूंगा तो 1 2 और 3, क्योंकि वेक्टर के अंदर क्रम का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 1/6 ए बी ए सी और ए डी, और इसका मतलब आप अच्छे से जानते हो भाई, इसका मतलब क्या होता है, ये त्रिक गुणनफल है। और इसको खोलते कैसे हैं, एक तो खोलने का तरीका इसका यही है कि ए का कोएफिशिएंट यहाँ लिख दो, बी का कोएफिशिएंट यहाँ लिख दो और सी का कोएफिशिएंट यहाँ लिख दो, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसका क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, तो सबसे पहले बी क्रॉस सी निकालोगे तो क्या करोगे, आई जे और के, फिर बी के यहाँ लग जाएंगे और सी के यहाँ लग जाएंगे, यहां से ये आई में कुछ, जे में कुछ और के में कुछ मिलेगा, उसको अदिश गुणनफल किसके साथ करना है, ए के साथ में, किसके साथ करना है अदिश गुणनफल। इतना लंबा करने से बेटर है आप इसके अंदर ए का यहाँ लिख लो, बी का यहाँ लिख लो और सी का यहाँ लिख लो, इजीली ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अदिश गुणनफल की बात, ठीक है। तो इतनी सी बात थी अपने अंदर, चतुष्फलक का आयतन कितना मिलेगा 1/6 ए बी सी। इसके अंदर क्वेश्चन देख लो, एक चर समतल, क्वेश्चन लिखो भाई, एक चर समतल निर्देशी, एक चर समतल है, चर मतलब वेरिएबल, चर मतलब वेरिएबल, उसकी वैल्यू नहीं पता हमें। एक चर समतल निर्देशी, एक चर समतल निर्देशी समतलों तथा मूल बिंदु के साथ मिलकर निर्देशी समतलों, निर्देशी समतल का मतलब 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब निर्देशी समतल का मतलब एक तो ये, एक ये और एक ये। तो एक चर समतल, एक चर समतल निर्देशी समतलों के साथ मिलकर, क्या बोल रहा है आगे, निर्देशी समतलों के साथ मिलकर, एक चर समतल निर्देशी समतलों तथा मूल बिंदु के साथ मिलकर एक अचर आयतन 64 के क्यूब का चतुष्फलक बनाता है, 64 के क्यूब का चतुष्फलक बनाता है। कहने का मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले, अगर अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अपन चले, देखो क्वेश्चन में लिखा दूंगा आपको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि एक चर समतल, एक क्या है, चर समतल निर्देशी समतलों तथा मूल बिंदु के साथ, ये तो रहा मूल बिंदु भाई, और निर्देशी समतल क्या हो गया, ए 0 0 0 बी 0 और 0 0 सी। एक चर समतल मूल बिंदु तथा निर्देशी समतलों के साथ मिलकर एक चतुष्फलक बनाता है। कैसा फलक बनाता है भाई, वो एक चतुष्फलक का निर्माण करता है। तो चतुष्फलक के केंद्र का बिंदुपथ ज्ञात करो। तो हाँ, सॉरी कहां तक पहुंच गए अपन, एक कहां तक पहुंच गए वापस समझो। एक चर समतल निर्देशी, एक चर समतल मूल बिंदु तथा निर्देशी समतलों के साथ मिलकर एक चतुष्फलक बनाता है जिसका आयतन दिया हुआ है मेरे को 64 के क्यूब, जिसका आयतन कितना है 64 के क्यूब। तो जिसका आयतन 64 के क्यूब है, तो इसके केंद्र का बिंदुपथ बताना है मेरे को, इसके केंद्र का क्या बताना है मेरे को, बिंदुपथ बनाना है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। आयतन का फॉर्मूला कितना था, आयतन का फॉर्मूला था 1/6 ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर ए डी वेक्टर बराबर 64 के क्यूब। अब देखो क्या बोल रहा है, मूल बिंदु, क्या बोल रहा है वो,
इसके केंद्रक का बिंदुपथ, इसके केंद्रक के बिंदुपथ यानी कि इसका केंद्रक क्या मान लूं मैं, अल्फा बीटा और गामा। केंद्रक क्या मान लूं मैं इसका, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, या एबीसी मान लूंगी इसका। इसका केंद्र क्या हो जाएगा, एबीसी। तो देखो 1/6 तो ये रहा। AB की बात करूं, AB वेक्टर, AB वेक्टर यानी कि AB वेक्टर का मतलब B वेक्टर माइनस A वेक्टर, यानी कि 0 माइनस 0 0, B माइनस 0 B, और 0 माइनस 0 0। उसके बाद AC वेक्टर यानी कि A माइनस 0 A, 0 माइनस 0 0, और फिर 0 माइनस 0 0, और फिर AD वेक्टर। कौन सा वेक्टर हो गया ये, AD वेक्टर, यानी कि 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, और ये कितना हो गया C, ABC बराबर इसने दिया हुआ है 64 के क्यूब। बराबर कितना दिया हुआ है इसने, 64 के क्यूब। उल्टा ले लिया अपन ने, उल्टा ले लिया, उल्टा ले लिया। अगर मैं स्टार्टिंग में ए की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं ए से बी सेकंड है, तो यहां लेना चाहिए था ना मेरे को A0 0। समझ में आओ भी अपन ने क्या गलती करी, मैंने ले लिया ए बी, ठीक है, लेकिन इसको ए ना बोलकर इसको ए बोल दिया, मतलब बी तो इसको लिया लेकिन ए वाली वैल्यू किसको दे दी, इसको दे दी। उल्टा हो गया भाई, तो वही है, वहीं से फर्क आ गया सवाल के अंदर। A माइनस 0, अब ये ऐसे ऐसे आ जाएगा 64 के क्यूब। इसको आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था मैंने। वैसे ये जब मैं मैट्रिक्स कराऊंगा आपको तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन अभी देख लो। इसका आएगा A इधर रखो, A इधर रखो, A इधर लिया, ये कैंसिल, ये क्या हो गया BC, और ये क्या हो गया 0, और बाकी ये भी 0, ये भी 0, बाकी सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बराबर 64 के क्यूब। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ABC बराबर 64 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 64 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं अपने पास में 1/6 है, 64 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास में नीचे ये, और ये हो गया 64 के क्यूब। लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या था कि केंद्रक का बिंदुपथ चाहिए मेरे को। किसका बिंदुपथ चाहिए, केंद्रक का। केंद्रक मैं मान लूं इसका अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4/4, यही तो होता है। x1 कितना है मेरा, a प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0/4 यानी कि अल्फा। तो यहां से a बराबर क्या आ जाएगा, 4 अल्फा बराबर a बन जाएगा, 4 बीटा बराबर b बन जाएगा, और 4 गामा बराबर c बन जाएगा। तो यहाँ ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो आप, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू अल्फा बीटा और गामा अपॉन 6 बराबर 64 के क्यूब। इससे ये कैंसिल आउट, ये क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा गामा बराबर 6 के क्यूब। यहाँ से अल्फा को मैं x डिनोट करूंगा, क्योंकि जब बिंदुपथ होता है तो अल्फा बीटा गामा को x y z बोल देते हैं, बराबर ये कितना हो गया 6 के क्यूब। ये आ गया अपने पास में आंसर। अपन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे बीच के अंदर। तो इस तरीके से चतुष्फलक के क्वेश्चन आएंगे आपके पास में। इसके बाद अगला टॉपिक है दो बिंदुओं से गुजरने वाला, तो था नहीं इसके अंदर। चतुष्फलक का आयतन हो गया कार्य रूप में, 3 बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण लिखेंगे अपन इसमें। 3 बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का, अभी तो देखो इतना ही रख लेते हैं आज की क्लास में, इतना गणा ही है। फिर इसके बाद में 3 बिंदु वाला आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में उसका सदिश रूप आएगा, और फिर कार्य रूप आएगा। तो एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या क्या कराया था मैंने समतल के अंदर। समतल का सदिश रूप क्या होता है भाई, समतल का सदिश रूप होता है r वेक्टर n वेक्टर बराबर d वेक्टर, या फिर क्या बोला था मैंने, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर 0। n क्या था, अभिलंब, n क्या था इसके, अभिलंब सदिश। और कार्तीय रूप बोलकर मैं बताऊं इसका, तो कार्तीय रूप क्या था मेरे पास में, कार्तीय रूप था x माइनस x1 इंटू a, y माइनस y1 इंटू b, और z माइनस z1 इंटू c बराबर 0। ए बी सी क्या थे, अभिलंब के द्विगुणपात और चतुष्फलक का आयतन हो ही गया अपने पास में। इस तरीके से इसके क्वेश्चंस हैं।
देख लेना भाई, कर लेना इसके क्वेश्चंस। इसके प्लेन में बहुत अभी टॉपिक पड़े हैं अपने पास, 2 या 3 लेक्चर लग जाएंगे प्लेन के अपने पास में। उसके बाद प्लेन और स्ट्रेट लाइन दोनों के हैं, अपन स्लो चल रहे हैं लेकिन ये आपका सबसे बड़ा टॉपिक है। ज्योमेट्री का सबसे हार्ड टॉपिक है भाई ये, कौन से वाला, प्लेन वाला सबसे हार्ड टॉपिक पड़ता है 12th क्लास के अंदर। जिस अगर हार्ड क्वेश्चन बनते हैं या तो बनेंगे प्लेन से अंदर, ठीक है, प्लेन का कहने का मतलब ज्योमेट्री के अंदर क्वेश्चन बनेंगे, या फिर क्वेश्चन बनेंगे आपके इंट्रीगेशन के क्या नाम है, कर्व के ऊपर जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हार्ड बनते हैं, बाकी बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं। थैंक यू क्लास।